Everyone, this is the part 2 video of the paper discussion of December 2022. So let us begin now. The next question is, what is rancidity of oils? तो basically rancidity of oils क्या होती है, हम उसको कैसे assess कर सकते हैं और क्या difference होता है rancidity में और saponification में. Rancidity बेटा सबसे एक अगर basic चीज़ देखी जाए तो जो भी fat और oil containing food होता है, ठीक है, वो oxidize हो जाता है और oxidize होने के बाद वो produce करता है bad smell एंड बैड टेस्ट, मतलब कि उस फूड का ख़राब हो जाना, दैट इज़ रैंसिडिटी. लेकिन अगर हम इसको और थोड़ी डिटेल में और टिपिकल वर्जन में पढ़ें तो इसका मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. अब यहाँ पे जब मैंने बोला कि फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड, तो हम स्पेसिफिकली कौन से फैट्स की बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड पेरोक्साइड्स, एपोक्साइड्स और एल्डिहाइड्स, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, या तो वो कोई पेरोक्साइड बन रहे हैं या एपोक्साइड्स बन रहे हैं या फिर कोई एल्डिहाइड कंपाउंड बन रहे हैं, जिसकी वजह से दे आर प्रोड्यूसिंग अनप्लेजेंट स्मेल एंड बैड टेस्ट. Such lipids are said to be rancid and are toxic and unsuitable for consumption. अब अगर हम डिग्री ऑफ रैंसिडिटी की बात करें कि अगर हमें ये मेजर करना है, सपोज हमारे पास 2 फूड सैम्पल्स हैं और हमें उसमें से ये चेक करना है कि कौन सा ज़्यादा रैंसिड है. ठीक है, डिग्री ऑफ रैंसिडिटी कैन बी असेस्ड बाय एसिड नंबर विच इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री फैटी एसिड्स इन ग्राम ऑफ फैट. दैट मीन्स हम मेजर कर रहे हैं कि कितना mg ऑफ KOH यूज़ हो रहा है इस फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए. ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें इसको असेस करना है, अगर हमें इसको मेजर करना है, तो मेजर करने का तरीका क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना. फैटी एसिड्स है, मतलब कि वो एसिडिक इन नेचर में, और हम उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स उससे हमें उसका उतना एसिडिक वैल्यू जो है वो पता चल रहा है. It is different from saponification number as it takes into account both free fatty acid as well as those present in as ester in a fatty acids. ये saponification number से different है. क्यों? क्योंकि बेटा जब saponification reaction होता है ना, वहाँ पे mainly सिर्फ esters यूज़ होते हैं. लेकिन जब हम rancidity को measure कर रहे हैं ना, तो rancidity में हम free fatty acids भी देख रहे हैं प्लस ester की फॉर्म में जो फैट प्रेजेंट है उसको भी देख रहे हैं. For a lipid which is properly processed and stored has low acid number. अगर कोई लिपिड अच्छे से प्रोसेस है, स्टोर है, मतलब कि वो उसमें अच्छे से प्रिजर्वेटिव्स या एंटीऑक्सीडेंट्स डले हुए हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा रैंसिड नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली उसका ये जो एसिड नंबर होगा जो हम मेजर कर रहे हैं वो कम होगा. रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. ऑब्वियसली रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए या डिले करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें या तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका, जो सबसे मेन तरीका है, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करना. क्योंकि रैंसिडिटी का मेन कॉज क्या है, ऑक्सीडेशन होना. अगर हम ऑक्सीडेशन को ही कट कर दें, अगर हम ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट को ही कट कर दें, दैट विल इफ़ वी इवेंचुअली कट द कॉज, तो वो क्या होगा कि वो चीज़ होगी ही नहीं. तो यहाँ पे हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं, जैसे कि विटामिन ई. अल्कलाइन, अब अगर हम बात करते हैं सपोनिफिकेशन की, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ फैट इज ऑल्सो नोन एज सपोनिफिकेशन. होता क्या बेटा, जब हम फैट्स को, स्पेशली एस्टर वाले फैट को, ठीक है, जो एस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन अ बेसिक मीडियम, तो वो क्या होगा, वो हमें कुछ प्रोडक्ट्स देंगे, जैसे कुछ सोडियम सॉल्ट्स मिलेंगे, और ये रिएक्शन जो होगा दैट इज सपोनिफिकेशन. सिंस द फैटी एसिड लिबरेटेड वुड बी प्रेजेंट एज देयर सॉल्ट्स, दैट इज soap. The soaps have excellent cleansing properties. Lipids are sometimes classified as saponifiable and non-saponifiable based on their ability to release salts of long-chain fatty acid on alkaline hydrolysis. इसका मतलब क्या है कि अगर हम फैटी एसिड्स का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई फैटी एसिड है और अगर हम उसको एक NaOH लाइक एक अल्कलाइन मीडियम में हमने उसको ब्रेक डाउन करा, ब्रेक डाउन करने के बाद अगर हमें सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड मिला, मतलब हमें लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड मिला विद अ सॉल्ट इन इट, मतलब उसके एंड में मान लो कोई सोडियम है, कोई पोटेशियम है, कोई अमोनियम है, कोई सल्फेट है, कोई भी एक आयनिक सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये मतलब वो जो है वो एक सोप की तरह काम करता है, तो वो एक हो गया सपोनिफाइबल. ठीक है, लेकिन अगर उसके एंड में सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन सपोनिफाइबल. Thus, monoglycerides, diglycerides, triglycerides are saponifiable lipids. An oil or fat can be characterized by saponification number, which is milligram of KOH required to completely saponify 1 gram of fat. अब यहाँ पे भी क्या है, अगर हम saponification number की बात करें तो हम उतना ही, हम यहाँ पे भी यही मेजर कर रहे हैं कि how many milligram of KH will be used to neutralize this 1 gram of fat. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फैट यूज़ हो रहा है वो सिर्फ वही यूज़ हो रहा है जो एस्टर फॉर्म में है.
It is a measure of fatty acid component in a fat, a higher value presence of mostly short chain fatty acid. जो ज़्यादातर short chain fatty acids होते हैं उनका acidic content ज़्यादा होता है, उनका saponification number जो है वो ज़्यादा होता है. Thus, saponification number provides information about the average chain length and molecular mass of fatty acids. तो अब क्योंकि ये चीज़ आपको पता चल गई है कि जितना short चेन फैटी एसिड होगा, ठीक है, उसका जो सपोनिफिकेशन नंबर है वो उतना ज़्यादा होने वाला है. तो अगर हम 2 या 3 फैटी एसिड्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हम इजीली रिलेट कर सकते हैं. द वन विद द हायर सपोनिफिकेशन नंबर विल बी शॉर्टर इन लेंथ या इन मॉलिक्यूलर मास. दस इट वेरीज इनवर्सली विद द चेन लेंथ ऑफ द फैटी एसिड. The shorter the average length of fatty acid, the higher is the saponification number. It is so because more number of short chain fatty acids are present in 1 gram of fat compared to that of लॉन्ग चेन फैटी एसिड. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शॉर्ट चेन के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू लॉन्ग चेन. दिस रिजल्ट इन अवेलेबिलिटी ऑफ मोर एसिड ग्रुप्स फॉर सपोनिफिकेशन इन अ फैट कंटेनिंग शॉर्ट फैटी एसिड. ठीक है जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द डाइसैकेराइड विच इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ द डाइसैकेराइड. सो ऐसा डाइसैकेराइड जो नॉन रिड्यूसिंग है नेचर में. तो बेटा इस आंसर में ना मैंने पूरा टिपिकल नहीं लिखा बट मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड करी है सो दैट आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग में फ़र्क पता चले, ताकि उसी बेसिस पे आप इजीली कैटेगराइज कर सकते हो कि हम कौन से डाइसैकेराइड को नॉन रिड्यूसिंग बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं. ठीक है. शुगर विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग ऑक्सीडाइज एंड कॉजेज रिडक्शन ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कॉपर फ्रॉम कॉपर 2 to copper 1 या सिल्वर फ्रॉम सिल्वर 1 to सिल्वर इज नोन एज रिड्यूसिंग शुगर. तो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब बेटा क्या हुआ? रिड्यूसिंग शुगर का मतलब वो शुगर जो ऑक्सीडाइज, मतलब जो किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करने से रोके. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होने से रोक रही है, मतलब ये क्या कर रही है, ये रिडक्शन कर रही है. ठीक है. तो ये कॉपर 2 को किस में चेंज कर देगी? कॉपर 1 में. या Ag+ को किस में चेंज कर देगी? Ag में. तो बेसिकली इस रिएक्शन के बेसिस पे जिसमें अगर कॉपर 2 जो है वो कॉपर 1 में चेंज हो रहा है, ये सिल्वर आयन जो है वो नॉर्मली सिल्वर में चेंज हो रहा है. तो अगर ऐसा हो रहा है, जो शुगर ये रिएक्शन कैरी कर सकती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिड्यूसिंग शुगर. और जो ये रिएक्शन नहीं कैटेगराइज कर पा रही, जो ये रिएक्शन नहीं कैरी आउट कर पा रही, उनको हम बोल रहे हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर. दो शुगर्स विच आर अनेबल टू ऑक्सीडाइज एंड डू नॉट रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो वो शुगर्स जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिड्यूस नहीं कर पा रही, जैसे कॉपर को रिड्यूस नहीं कर पा रही, सिल्वर को रिड्यूस नहीं कर पा रही, उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर. जितनी भी मोनोसेक्राइड्स है वो रिड्यूसिंग है, दैट मीन्स वो ये रिएक्शन कर पा रही है. दे ऑल हैव अ फ्री रिएक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप. दो शुगर्स एग्जिस्ट मेनली साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म, बट ड्यूरिंग रिएक्शन कंडीशन साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म ऑफ शुगर इज कन्वर्टेड इनटू एसाइक्लिक फॉर्म विच हैज फ्री एल्डिहाइड ग्रुप. तो नॉर्मली क्या होता है? हेमीएसिटल फॉर्म या साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन जिस टाइम में शुगर ने कोई रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उस टाइम में ये एसाइक्लिक बन जाती है, मतलब स्ट्रेट चेन बन जाती है. और स्ट्रेट चेन बनने की वजह से इसके पास टर्मिनल में कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है. और कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से वो इजीली रिड्यूस कर देता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को. ठीक है. सिमिलर टू मोनोसेक्राइड, सम डाइसेक्राइड्स आल्सो रिएक्ट विद सिल्वर एंड कॉपर. तो जैसे हमने कहा बेटा, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, सारे मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो रिड्यूसिंग हैं. लेकिन अब अगर हम बात करें डाइसेक्राइड्स की, डाइसेक्राइड्स में कुछ डाइसेक्राइड्स ऐसे हैं जो ये रिडक्शन कर देते हैं, लेकिन कुछ डाइसेक्राइड्स ऐसे हैं जो ये रिडक्शन नहीं कर पाते. तो अगेन आई थिंक आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग. रिड्यूसिंग का मतलब है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कॉपर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको रिड्यूस कर. तो जो शुगर कॉपर को या सिल्वर को रिड्यूस कर पा रही है उनको हमने क्या बोल दिया? रिड्यूसिंग शुगर. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो शुगर खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है, वो रिड्यूसिंग शुगर. लेकिन जो शुगर्स कॉपर या सिल्वर को रिड्यूस नहीं कर पा रही वो बेटा क्या हो गई? वो हो गई हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. On that basis, we categorize disaccharides into two groups, that is reducing disaccharides such as maltose, lactose, and the another category is non-reducing disaccharides such as sucrose. तो कौन सा disaccharide ऐसा है जो non-reducing है? That is sucrose. Write the reasons for the behavior of the disaccharides such as maltose and lactose has free anomeric carbon and they are reducing sugar. जो maltose, lactose वगैरह के अगर आपको स्ट्रक्चर्स पता होंगे तो उनका जो anomeric carbon होता है वो फ्री होता है. These sugars in solution have some amount of open chain form which has active aldehyde group. अब क्योंकि इनके पास active aldehyde group आ गया, मतलब कि कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, और हमने मोनोसेक्राइड में भी यही रीज़न पढ़ा था कि अगर वो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कॉपर को या वो सिल्वर को रिड्यूस कर देगा.
लेकिन अगर हम बात करते हैं सुक्रोज की, तो सुक्रोज में ये जो एनोमेरिक कार्बन है ये फ्री नहीं है. इन contrast, both anomeric carbon and sucrose have glycosidic bond. So formation of an acyclic intermediate with an active aldehyde group is not possible. अब सुक्रोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, आई गेस मैंने सुक्रोज का स्ट्रक्चर लगाया है यहाँ पे. हाँ, अगर आप ये देखो, ये रहा सुक्रोज का स्ट्रक्चर. तो सुक्रोज के जो दोनों एनोमेरिक कार्बन है, जैसे ये वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है, तो जो दोनों एनोमेरिक कार्बन है वो आपस में लिंक्ड है, मतलब वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुई है, वो फ्री नहीं है. ये ओपन चेन नहीं बनाएगा, और ओपन चेन बनाने के बाद इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा. और इस कार्बोनाइल ग्रुप के एब्सेंस की वजह से, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये कॉपर या सिल्वर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा. ठीक है. सो एज अ रिजल्ट सुक्रोज डज नॉट रिड्यूस द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट ऑक्सीडाइज maltose lactose, so it is a non-reducing sugar. Large polymers such as starch are not reducing sugar since the concentration of hemiacetal group is very low. अगर हम स्टार्च वगैरह की बात करें ना, वो तो पॉलीसेक्राइड्स आ गए, उसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, बट उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप का कंटेंट इतना कम होता है कि इसकी वजह से वो भी जो है रिडक्शन अच्छे से कैरी नहीं कर पाते. तो यहाँ एक क्वेश्चन दी हुई है जिसमें आप पढ़ सकते हो कि रिड्यूसिंग शुगर में सिल्वर या कॉपर रिएक्ट करेगा तो शुगर ऑक्सीडाइज हो जाएगी, प्लस ये सिल्वर या कॉपर रिड्यूस हो जाएगा. अगर हम कोई नॉन रिड्यूसिंग शुगर ले रहे हैं जैसे कि सुक्रोज, तो उसमें ये कॉपर और सिल्वर जो है वो रिड्यूस नहीं होगा या शुगर ऑक्सीडाइज नहीं होगी, सो नथिंग विल टेक प्लेस. ठीक है. तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि मोनोसेक्राइड में यहाँ पे फ्री एनोमेरिक कार्बन है, फ्री एनोमेरिक कार्बन में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो गया. सिमिलरली नेक्स्ट आपको दिखाया हुआ है लैक्टोज का, लैक्टोज भी पहले यहाँ पे बाइंड है. ठीक है. लेकिन उसका ये वाला एनोमेरिक कार्बन फ्री है, बट यहाँ पे अगर आप देखो ये एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है. तो ये एनोमेरिक कार्बन फ्री है जब ये स्ट्रेट चेन बनाता है रिएक्शन के टाइम में, जब ये एसाइक्लिक फॉर्म में आता है, तो लैक्टोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से ये इजीली रिड्यूस कर सकता है कॉपर या सिल्वर को. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक्सप्लेन द एनर्जेटिक्स. ये बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एक पेपर में, आई गेस जून 22 या जून 23 के पेपर में. आई विल पुट द लिंक ऑफ बोथ द पेपर्स इन द डिस्क्रिप्शन. Next, describe the interrelationship among the three main metabolic pathways involving lipid, carbohydrate and proteins. तो बेसिकली जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है. तो अगर हम यहाँ पे देखिए बेटा, हम जो मील ले रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों चीज़ें डाइजेस्ट हो रही है, या हमारी बॉडी में जब हार्मोन्स बन रहे हैं तो कुछ हार्मोन्स जो हैं वो स्टेरॉइड है, मतलब लिपिड भी बन रहे हैं, कुछ हार्मोन्स जो हैं जो वो प्रोटीन है, एंजाइम है, वो प्रोटीनेशियस है, वो भी बन रहे हैं, कुछ ग्लाइकोलिपिड्स बन रहे हैं, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स दोनों बन रहे हैं. तो इनका सिंथेसिस या जब हम मील ले रहे हैं इनका ब्रेकडाउन, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट तो नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं कार्ब ले रही हूँ तो मुझे उसको डाइजेस्ट करने के लिए साथ में लिपिड लेना ज़रूरी है, तो मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है, बट हाँ वो इंटर रिलेटेड ज़रूर है. ठीक है. सो एक बार इस आंसर को देखते हैं. वी डू नॉट टेक फूड कंटिन्यूसली एंड ईट ओनली आफ्टर अ गैप ऑफ फ्यू आवर्स, स्टिल वी आर एबल टू मेंटेन एनर्जी थ्रू आउट डे. हम लोग ऐसा तो नहीं है थ्रू आउट पूरा दिन खाते रहते हैं, हम 6 to 7 आवर्स में के बाद अपनी मील रिपीट करते हैं, या 4 to मतलब ऑन एन एवरेज हम दिन में 3 से 4 मील लेते हैं फ्रीक्वेंट इंटरवल्स. ठीक है. लेकिन स्टिल हमें पूरा दिन एनर्जी मिल रही है. क्यों? दिस इज पॉसिबल बाय द इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज एसोसिएटेड विद मेजर टाइप ऑफ फूड टेकन बाय अस. क्यों? क्योंकि ये जो फूड का मेटाबॉलिज्म है, फूड का ब्रेकडाउन है, वो एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो फूड ब्रेकडाउन होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. These pathways are not independent of each other, but they are इंटीग्रली लिंक्ड. ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट तो नहीं है या एक दूसरे पे पूरे तरीके से डिपेंडेंट भी नहीं है, बट ये पूरे तरीके से लिंक्ड है. द न्यूमरस कनेक्शन अमंग पाथवे मीन्स दैट अ चेंज इन वन पाथवे कैन अफेक्ट द अदर पाथवे. ये ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए फैट की ज़रूरत है, बट हाँ अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मेरी बॉडी पहले कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करेगी और उसके बाद फैट्स को मेटाबोलाइज करेगी. ठीक है. तो ये पाथवेज एक दूसरे को इफेक्ट डेफिनेटली करते हैं. द इंटर रिलेशनशिप अमंग मेटाबॉलिक पाथवेज इज एसेंशियल. अब ये जो इंटर रिलेशनशिप है ये बॉडी के अंदर अगर डेवलप हुई है तो ये क्यों डेवलप हुई है, इसका क्या फ़ायदा है. इट इज़ एसेंशियल टू इंटरकन्वर्ट बायोकेमिकल मेटाबोलाइट्स एज पर द सेल्यूलर नीड, meet the body's fuel demand continuously, regulate the level of intermediary metabolites and maintain their equilibrium. Basically biochemical metabolites का बनाना, अगर मेरी बॉडी में सपोज करो जैसे हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम पढ़ते हैं कि एक कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, मतलब कि कोई लिपिड है या कोई फैट है या कोई प्रोटीन है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है. ये क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है. तो अगर ये पाथवेज एक दूसरे से लिंक्ड है तभी तो ये बन पा रहा है, तभी तो एक प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो पा रहा है कार्बोहाइड्रेट में, या एक फैट जो है वो कन्वर्ट हो पा रहा है कार्बोहाइड्रेट में.
ठीक है। उसी तरह जब हम अमीनो एसिड्स का वो पढ़ते हैं, ब्रेक डाउन पढ़ते हैं, तो हम उनमें उससे बोलते हैं कि कुछ है कीटोजेनिक, कुछ है ग्लूकोजेनिक, मतलब कि कुछ अमीनो एसिड ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मॉइटी प्रोड्यूस करेंगे, कुछ जो है कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनकी जो सिंथेसिस है या जो ब्रेक डाउन है, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। दूसरा लिंक होने का रीज़न ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी कंटिन्यूसली मिलती रहे। तीसरा लिंक होने का रीज़न कि इनके जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो आपस में रेगुलेटेड रहे। जैसे हमने पिछले वीडियो में एक आंसर में पढ़ा था कि TCA में बनने वाला सक्सिनेट कहीं और यूज़ हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट कहीं और यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट वेरियस सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स फॉर एग्जिस्टेंस। अगर हम इसका एक क्लियर एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो हमें ये पता है कि जब भी हमने पहले भी TCA का भी पढ़ा था, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पाथवे भी पढ़ा था जब प्रीवियस वीडियो में, तब भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, तीनों ब्रेक डाउन करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहे हैं और TCA साइकिल में एंटर हो रहे हैं। दैट मीन्स ये जो मेटाबॉलिक साइकिल है, ये जो पाथवेज है, वो डेफिनेटली आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ठीक है। सो बेसिकली as is clear from the diagram and your familiarity with the metabolic pathway studied so far, it is learned that all organisms utilize the three major foodstuff to form acetyl coenzyme A. हर ऑर्गेनिज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को डाइजेस्ट करके एसिटाइल कोएंजाइम A तो बना ही रहा है। ठीक है। ऑल द मेटाबोलाइट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, दीज इन टर्न सप्लाई एनर्जी अपॉन सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन बाय द TCA साइकिल। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम में दिखाया हुआ है जिसमें ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरुवेट बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, TCA में एंटर करेगा, TCA के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेंगे और ATP बनेगा। ठीक है। उसी तरह ये बात थी हमारे डाइटरी कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बन रहा है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएंगे? अमीनो एसिड्स। अब वो जो अमीनो एसिड्स है वो ये भी हो सकता है कि हमारे कुछ टिश्यू के प्रोटीन बनाने में हेल्प कर दे, या फिर नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाने में, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब चीज़ों में हेल्प कर दे, या कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बनाने में हेल्प करें। फर्दर अगर ट्रांसएमिनेशन या डीएमिनेशन रिएक्शन होता है तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट या कीटो एसिड्स बनते हैं, अमोनियम आयंस बनते हैं, विच कैन एंटर। अगर अल्फा कीटो एसिड्स बन रहे हैं तो वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होंगे या सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज़ हो जाएंगे। अमोनियम आयन जो है वो यूरिया साइकिल में यूज़ हो जाएंगे। ठीक है। और ये दोनों साइकिल अगेन आपस में कनेक्टेड है वाया एस्पार्टेट। अगर हम बात करते हैं बेटा लिपिड्स की, तो लिपिड किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है। अगेन फैटी एसिड्स भी जब ब्रेक डाउन होते हैं तो बीटा ऑक्सीडेशन से मेन कंपाउंड क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम में, वहीं पे आ गई TCA में। ठीक है। ग्लिसरॉल है वो भी ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। अगेन हम इसी कॉमन पाथवे पे आ गए। तो इसका मतलब ये पूरी ऐसा तो नहीं है कि एक सेम चेन चल रही है, एक स्ट्रेट चेन चल रही है, नहीं, बट जो डिफरेंट पाथवेज हैं, एक सेकेंड लेट मी रेज दिस, जो डिफरेंट पाथवेज हैं वो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है। अगर TCA साइकिल इफेक्ट होता है, अगर TCA साइकिल की जो रेट है, जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये सबका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तभी इनके प्रोडक्ट TCA में जाएंगे। अगर TCA किसी वजह से इनहिबिट हो रहा है तो दैट मीन्स यहाँ से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो सबको एक नेगेटिव फीडबैक मिलेगा कि ये सारी साइकिल स्लो हो जाए। ठीक है। दैट मीन्स ऑल दीज साइकिल्स आर वेरी क्लोजली एंड वेरी स्ट्रांगली लिंक टू ईच अदर। एसिटाइल कोएंजाइम इज द प्राइमरी लिंक एंड इज द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। इट इज ऑल्सो द स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड कीटोन बॉडीज। You may observe that one non-reversible reaction is the conversion of pyruvic acid to acetyl coenzyme A. Thus, acetyl coenzyme A molecule derived from fatty acid degradation cannot be directly transformed into pyruvic acid. There is therefore no direct route for synthesis of carbohydrate from fatty acids. Fatty acid से हम सीधा carbohydrates नहीं बना सकते. Plants and some microorganisms that can convert fatty acid to carbohydrate and protein utilize a series of enzyme reaction not found in animal tissue. ऐसे कुछ reactions हमें plant में देखने के लिए मिल सकते हैं through glycolate cycle, लेकिन animals में देखने के लिए नहीं मिलते। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें, द इंटर रिलेशनशिप अमंग पाथवे कैन वेरी वेल बी अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएटेड बाय द कंपैरिजन ऑफ फूड इनटेक ऑफ एन इंडिविजुअल इन 3 कंडीशंस। ओवरफीड कंडीशन की अगर हम बात करें, व्हेन ईटन बियॉन्ड रिक्वायरमेंट, मतलब अगर कोई ओवर ईटिंग कर रहा है, इट इज़ अ कंडीशन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ द एक्सेस फूड गेट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन एंड रिमेनिंग गेट स्टोर्ड एज फैट। कॉमन सी बात है, क्योंकि ये पाथवे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, दैट मीन्स उसमें से कुछ फूड जो है, सबसे पहले क्या होता है बेटा, फूड जो है वो ब्रेक डाउन होगा, हमें देगा एनर्जी। क्यों? क्योंकि फूड ने क्या बनाया? ग्लूकोज, और ग्लूकोज से हमें क्या मिल गई? एनर्जी। ठीक है। यहाँ पे क्या बना? ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी। अब ये ग्लूकोज अगर हमें जितनी एनर्जी चाहिए उतनी दे दी, लेकिन ये ग्लूकोज एक्सेस में है, तो ग्लूकोज क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में।
बट अगर ये और एक्सेस में है तो धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, फैट में। तो इसीलिए जो लोग ओबेस होते हैं, जो ओवरवेट होते हैं, उनको सिर्फ ये थोड़ा ना बोलते हैं फैट्स बंद करो, उन्हें बोलते हैं कार्ब्स भी बंद करो, राइस एंड पोटैटो भी बंद करो। क्यों? क्योंकि यही कार्ब्स जो है वो इवेंचुअली किस में हेल्प करेंगे, दे विल गेट स्टोर्ड एज फैट्स। दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट, फास्टिंग कंडीशन। अगर हम कम खा रहे हैं, नॉट ईटिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इन दिस कंडीशन जो हमारा ग्लाइकोजन है और जो फैट है वो ब्रेक डाउन होएगा। तो दैट मीन्स ये मेटाबोलाइज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम है। तीसरी कंडीशन स्टारवेशन, मतलब कि हमने नहीं खाया बहुत लंबे टाइम तक। व्हेन देयर इज अ स्टेट ऑफ नो कंजम्पशन ऑफ फूड एट ऑल, द स्टोर्ड ग्लाइकोजन इज यूज्ड। इन दिस कंडीशन अब यहाँ पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, और प्रोटीन ब्रेकडाउन करके क्या बनाएगा, अमीनो एसिड्स, और ये अमीनो एसिड्स फिर किस में कन्वर्ट होंगे, ग्लूकोज में। और ऐसा ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये जो साइकिल गई, जो मेटाबॉलिक पाथवेज है, 3 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के या मैक्रोमोलिक्यूल्स के, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो बेसिकली क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, ग्लूकोज। तो ये सारे पाथवे लिंक है कि चाहे फैट को ब्रेक डाउन करें, चाहे प्रोटीन को या कार्बोहाइड्रेट को, हमें इजीली ग्लूकोज मिल सकता है। इन द लिवर फैट्स आर कन्वर्टेड टू कीटोन बॉडीज विच आर अगेन द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन। So moving on to the next question, short note on ETC, substrate level phosphorylation and fractionation of subcellular organelle। ये बेटा हमने ये वाला पार्ट जो है वो प्रीवियस पेपर में करा हुआ है। I will put the link of both the papers in the description। और ये दोनों के separate videos is available on the channel। So again I will put the link on in the description। Thank you for watching, keep studying and अच्छे marks लाओ, अच्छा पढ़ो, all the best for your exams। Do share, subscribe and comment if you have any doubt। Thank you so much।